आपका फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर से, जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो पहला टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। यह एक चिप होती है जो कि कंप्यूटर पे मदरबोर्ड होता है उस पर लगी होती है। जितने भी लॉजिकल अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सब इसी के थ्रू होते हैं, और जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस होती हैं उनको इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जिस तरह से हमारा ब्रेन हमारे हाथ पैर को कंट्रोल करता है, सेम वे में सीपीयू भी सारी डिवाइस को कंट्रोल करता है, और सारे डिसीजन सारी प्रोसेसिंग जितनी भी है वो सीपीयू के अंदर ही होती है। ये चिप छोटी सी चिप होती है, इस तरह से दिखती है। इसमें दिखाया इंटेल की कोर i7 चिप दिखाई हुई है। यह इसकी जो स्पीड होती है वो ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड होती है, मतलब कि यह एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकती है। आप इसके डॉट 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 देख रहे होंगे, इसमें डॉट डॉट लगे हुए, ये मदरबोर्ड में फिट हो जाती है। अगर ये चिप नहीं है आपके कंप्यूटर में तो कंप्यूटर आपका बेकार है। बिना चिप के कंप्यूटर यूजलेस है, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन करनी है वो सब कुछ यही करती है। नेक्स्ट टॉपिक है द मेजर पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू। अच्छा, सीपीयू के पार्ट्स देख लेते हैं। एएलयू, सीयू और मेमोरी, ये तीन पार्ट होते हैं। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है मेन मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑल कैलकुलेशन इंक्लूडिंग कंपैरिजंस आर मेड बाय एएलयू। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी आर ट्रांसफर्ड टू द एएलयू फॉर प्रोसेसिंग। जितनी भी कैलकुलेशंस हैं और कंपैरिजंस होंगे वो एएलयू में होते हैं, जिस सीपीयू का पार्ट है। The data and instruction stored in the primary memory are transferred to ALU। जितना भी डाटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं, जैसे आप इनपुट देते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, वो मेमोरी से सीधे ALU पर जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, और ALU कौन कौन से प्रोसेस करता है कि जो जितने भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन है, कंपैरिजन वाले हैं, ये सब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर आते हैं। अगला है कंट्रोल यूनिट। इट टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। यह कंट्रोल यूनिट है, बेसिकली कंट्रोल करती है पूरे सिस्टम को। यह आपकी मेमोरी को, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताती है कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उन पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। इट डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ द अदर यूनिट बाय प्रोवाइडिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। मोस्ट कंप्यूटर रिसोर्स आर मैनेज्ड बाय द सीयू। इट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन सीपीयू एंड द अदर डिवाइस। जब भी यूजर कोई डाटा इनपुट करता है तो कंट्रोल यूनिट ही बताती है कि इस डाटा का करना क्या है, इसको एएलयू के पास भेजना है, उसमें क्या करना है, फिर उसको वापस आउटपुट डिवाइस पर भेजना है। ये सब कंट्रोल यूनिट के अंदर आता है। ये सारा काम कंट्रोल यूनिट करती है। तीसरी चीज जो है वो होती है मेमोरी। द फंक्शन ऑफ द मेमोरी इज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। मेमोरी का जो काम है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। द मेन मेमोरी स्टोर्स प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद डाटा विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। जो मेन मेमोरी होती है वो प्रोग्राम्स स्टोर करती है और डाटा भी स्टोर करती है जो कि एग्जीक्यूट करने होते हैं। जो भी आप डाटा इनपुट कराते हैं ये मेन मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है।
जो स्टोर डाटा फिर ALU के पास जाता है, ALU प्रोसेस करती है, फिर ये आउटपुट यूनिट पर शो हो जाता है। रैम आर यूज एज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हम रैम को लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU वर्किंग आप देख लीजिए किस तरह से वर्क करता है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि CPU में मेमोरी, ALU, कंट्रोल यूनिट किस तरह से काम करती है। जब भी हम इनपुट यूनिट से कोई डाटा एंटर कराते हैं तो ये मेन मेमोरी में स्टोर होती है। मेन मेमोरी से ALU में पहुंचने के लिए ALU में ही सारे प्रोसेसिंग होगी। उसके बीच में आप देखें मेन मेमोरी और ALU के बीच में कंट्रोल यूनिट लगी हुई है, जो कंट्रोल करेगी कि किस तरफ डाटा जाना है, फ्लो ऑफ डाटा डिसाइड करेगी। मेन मेमोरी से आपके पास ALU पे जाएगा कंट्रोल यूनिट के थ्रू। आप चाहें तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हार्ड डिस्क वगैरह, CD वगैरह में स्टोर भी कर सकते हैं, जो प्रोसेस डाटा होता है उसको। फिर जब ALU में प्रोसेस हो जाता है डाटा, ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि जो डाटा प्रोसेस हो जाता है उसको वापस मेन मेमोरी में पहुंचा देती है। जब मेन मेमोरी में पहुंच जाता है वो डाटा, प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन बन जाता है, उस इंफॉर्मेशन को आउटपुट यूनिट पर शो कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये इस तरह से आपका कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। अगला है कैच मेमोरी, जिसे कैश भी बोलते हैं, कैच मेमोरी भी बोलते हैं। कैश मेमोरी इज प्लेस्ड इन बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। जैसे CPU और मेन मेमोरी रैम उन दोनों के बीच में लगी होती है। इट इज फास्टर देन मेन मेमोरी, यह रैम से भी फास्ट मेमोरी है। हैंस एक्सेस टाइम इज मच लेस देन दैट ऑफ मेन मेमोरी। इसलिए जो एक्सेस टाइम है इसका बहुत कम होता है कंपैरिजन टू मेन मेमोरी रैम। कैच मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा विच आर टू बी इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड। कैच मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर रहते हैं जो कि जिसकी हमें इमीडिएटली जरूरत पड़ने वाली होती है। इट इज यूज टू रिड्यूस द एवरेज एक्सेस टाइम फॉर इंस्ट्रक्शन और डाटा विच आर नॉर्मली स्टोर्ड इन मेमोरी, मेन मेमोरी। एक्चुअली में कैश का जो यूज किया जाता है वो एक्सेस टाइम को कम करने के लिए होता है, क्योंकि जब रैम से फास्ट है इसलिए इसको CPU और रैम के बीच में लगा देते हैं, जिससे कि इंक्रीज द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ सिस्टम, जिससे कि आपकी ऑपरेटिंग स्पीड बढ़ जाती है, सिस्टम की ऑपरेटिंग स्पीड बढ़ जाती है। फिगर में समझ सकते हैं कि कैश मेमोरी किस तरह से वर्क करती है। यहाँ पे आपको CPU दिख रहा है, जहाँ कैश मेमोरी है जो कि मेन मेमोरी और CPU के बीच में लगी हुई है। जैसे कि हमने बताया कि मेन मेमोरी स्लो है कैश मेमोरी से और कैश मेमोरी फास्ट है, तो जो भी CPU से प्रोसेस डाटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन कैश में स्टोर हो जाएगी। मेन मेमोरी स्लो है, जिससे कि जब भी हमें डाटा की जरूरत पड़ेगी, चूंकि ये कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी है तो ये अपने पहले से ही डाटा स्टोर करके रखेगी। जब भी हमें डाटा की जरूरत पड़ेगी हम कैश मेमोरी से ले लेंगे। तो CPU को जब भी डाटा की जरूरत पड़ रही है वो कैश मेमोरी से मिलता जा रहा है, इससे जो CPU की स्पीड है वो बढ़ गई। अगर वो डायरेक्टली मेन मेमोरी से ले रहा होता, मेन मेमोरी स्लो मेमोरी है तो वो डाटा अवेलेबल नहीं करा पाती। अब ये डाटा कैश मेमोरी के पास पहुंच गया तो कैश मेमोरी पे जब भी CPU को जरूरत पड़ेगी तो वो कैश मेमोरी से ले लेगा। इससे क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाती है। मेन मेमोरी प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी क्योंकि वो स्लो थी, कैश मेमोरी फास्ट है इसलिए वो डाटा प्रोवाइड करा देगी, जिससे कि CPU तेजी से काम करने लगेगा
इसीलिए हम कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। नीचे वाला जो फिगर है वो 3 लेवल ऑफ कैश ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया है। इसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की कैश मेमोरी दिखाई गई है। इसमें बेसिकली अंतर क्या होता है कि लेवल 1 फास्टेस्ट है, लेवल 2 उसकी फास्ट एंड लेवल 3 लीस्ट फास्ट है। इसको इसी ऑर्डर में लगाया जाता है जिससे कि बेसिकली इनको सर्वर वगैरह में यूज़ किया जाता है, इन तीनों का अगर यूज़ कर रहे हैं तो। और CPU की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है अगर हम इन तीनों मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं तो कैश मेमोरी का यूज़ क्या हुआ कि कैश मेमोरी का यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड को बढ़ाना है क्योंकि ये फास्टेस्ट मेमोरी है कंपेयर टू रैम। अगला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। RAM is read write memory. It is volatile memory, which means that it retains the stored information as long as the computer is connected to the power supply. ये volatile memory है क्योंकि अगर आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो ये अपना डाटा खो देगी। ये केवल तब तक ही उस डाटा को संभाल के रखती है जब तक कि आपकी पावर सप्लाई ऑन है, इसीलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम इज अवेलेबल इन वेरियस कैपेसिटीज। आपने रैम देखी होगी 256, 512, 1 GB और आगे भी इसी में आती है। अगला है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी। ये फिक्स्ड मेमोरी, इट्स कंटेंट आर नॉट लॉस्ट इवन पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। इसका जो कंटेंट है वो कभी लॉस्ट नहीं होगा। अगर आपकी पावर सप्लाई फेल भी हो जाती है तब भी इसका कंटेंट लॉस्ट नहीं होता है, इसलिए इसको परमानेंट टाइप कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। हाउएवर द यूजर कैन नॉट राइट इनटू रैम। मगर जो यूजर है वो उसके अंदर लिख नहीं सकता। ये जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम होता है उसी टाइम उसमें लिख दिए जाते हैं। इसमें जो स्टोर होते हैं वो सब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ डाटा टाइप्स होते हैं जो यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी होते हैं, वो पहले से प्री डिफाइंड इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, राइट कर दिए जाते हैं रोम में। अगला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज a set of computer programs, procedure and associated documentation related to the effective operations of a computer system. सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, इफेक्टिव ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और इफेक्टिव ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है। एक्चुअली में सॉफ्टवेयर क्या होता है कि प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स कई प्रोग्राम से मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है। डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, देख लेते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर सेट्स ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स दैट आर बेसिकली डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली जो डिजाइन किए जाते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। जो सिस्टम पैकेज होता है वो कौन कौन से क्या क्या चीज़ कंट्रोल करता है, रनिंग ऑफ अदर सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो और दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रनिंग करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, हार्ड डिस्क। कम्युनिकेट करता है। पेरिफेरल डिवाइस होती है, पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती हैं, ठीक है, जैसे प्रिंटर, हार्ड डिस्क वगैरह। मॉनिटरिंग द यूज ऑफ वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज। मॉनिटर करता है हार्डवेयर रिसोर्स जैसे कि मेमोरी को, पेरिफेरल डिवाइसेस को, CPU को,
ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम होते हैं। एक प्रोग्राम से जो मॉनिटर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे पेरिफेरल डिवाइस से और दूसरे सॉफ्टवेयर्स को रनिंग करने में हेल्प करते हैं। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर cater to need of a specific group of user, namely software for scientists, for inventory control, for school administrator, for library management. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेशली किसी स्पेशली यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आप किसी साइंटिस्ट के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसी स्कूल के लिए बना रहे हैं, किसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं। अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका अलग अलग यूज होता है। जैसे अगर एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, मीडिया के लिए बनाते हैं, विंडोज मीडिया प्लेयर वगैरह होते हैं, VLC मीडिया प्लेयर होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप ये फिगर देख लीजिए जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और किस तरह से वर्क करते हैं। तो जो पहला ग्रीन आपको ओवल दिख रहा है उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दर्शाया है, पिंक में सिस्टम सॉफ्टवेयर को और बीच में हार्डवेयर दिखाया है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से दिखाया है? कंप्यूटर गेम्स होते हैं, स्प्रेडशीट्स, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे ज़्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटीज और बीच में आपको हार्डवेयर दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको ये पिंक वाला वो बीच में दिखाई दे रहा है। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको जरूरत है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसलिए पीछे आपने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन के लिए जरूरत होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जो कि कम्युनिकेट करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, जो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं हार्डवेयर से, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करने के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल में, लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू और जुड़े रहिए हमसे।